नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आज बात एक ऐसे खतरे की जो गुमनाम है लेकिन आपके आसपास है। ऐसे खतरे की ऑडियो भी सुनाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये खतरा कैसे बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपने अखबारों में ये खबर पढ़ी होगी, हमारे चैनल ने भी ये खबर दिखाई थी। खबर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा देश भर में एक ऑपरेशन के दौरान 9 गैंगस्टर और उनके एक नाबालिग साथी गैंगस्टर के पकड़े जाने की थी। इनसे कई पिस्टल बरामद हुए थे, कई कारतूस बरामद हुए थे। सैकड़ों क्राइम की खबरों की तरह ये खबर भी आपकी नज़र में आई और शायद चली भी गई, मगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस खबर के पीछे छिपे एक भीषण खतरे के बारे में। ऐसा खतरा जिससे समय रहते सजग होना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को या कानून को ये क्यों नहीं मालूम। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई में एक डिजिटल क्राइम वर्ल्ड का खुलासा हुआ है, या यूं कहें कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन इन क्राइम वर्ल्ड। क्राइम में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसका खुलासा हुआ है। इसके कर्ता धर्ता या तो विदेशों में बैठे हुए हैं या जेलों में बंद गैंगस्टर हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसे गैंगस्टर विदेश कैसे जाने में कामयाब हो गए, उनके पासपोर्ट किसने बनवाए और कैसे वो विदेश में बैठकर हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे हैं। और उनके एक्सटॉर्शन के धंधे में मोहरे बन रहे हैं, जो अंजाम दे रहे हैं वो ऐसे नौजुवक हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको क्या मिलने वाला है, लेकिन ऑनलाइन ही सही, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से ही ऐसे गैंगस्टरों, ऐसे आतंकवादियों, जी हाँ, इस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के पूरे रैकेट में घोषित अघोषित आतंकवादी भी शामिल हैं। और रेडिकलाइजेशन जिनका हो रहा है वो लड़के, वो युवक ऐसे हैं जो गाँव में हैं, किसी कोल्ड स्टोरेज में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, ये सब वैसे गैंगस्टर हैं। इनको जरा भी इल्म नहीं है कि वो करने क्या जा रहे हैं और उसका उनको फल क्या होगा या उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन ये रेडिकलाइज हैं, इनको टसनबाजी है, इनको करना है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसे खतरे से निपटा कैसे जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस को, कानून को, सरकार को, हमें सबको ढूंढना है। विदेश में बैठकर और अपने फुट सोल्जर्स के माध्यम से भारत में हत्या, ठेके पर हत्या, धमकी आदि कराना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराना, ये कोई नई बात नहीं है। वर्षों पूर्व गुलशन कुमार की हत्या मुंबई में इसी तरीके से अबू सालम ने की थी, दाऊद इब्राहिम और एक संगीतकार के इशारे के ऊपर, नदीम सैफी जिनका नाम था। आज भी ये एक बहुत ही अच्छा एक बिजनेस मॉडल है कि विदेश में बैठे अपने को वहाँ सुरक्षित कर लें और यहाँ पर जो बेरोज़गार नवयुवक हैं उनको गुमराह करके और बड़ी धनराशि दे करके उनसे अपराध कराया जाना। दूसरा इसका विकल्प ये है कि जेल में पीछे से बैठ करके जेल से अपना साम्राज्य चलाया जाना। प्रश्न ये उठता है कि आखिर युवा गुमराह क्यों हो रहा है। जो पिक्चर, OTT प्लेटफॉर्म और जो सस्ते साहित्य में अपराध को महिमा मंडित किया जा रहा है, सस्ती कमाई, बड़ी कमाई, अगर बीटेक और MBA भी कर लिया तो जो कमाई होगी वो इस तरीके के अपराध के जगत की कमाई से बहुत कम होगी। दुर्भाग्य ये है कि ये नहीं समझते हैं कि इसके बाद इनकी दुर्गत क्या होगी। पुलिस मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं, गिरफ्तार होने पर आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा भी हो सकती है, और किसी बैंक से लोन तो छोड़ दें, कहीं नौकरी भी मिलना असंभव हो जाएगा। पुलिस को चाहिए कि अभियान चला करके ऐसे तत्व जो विदेश में बैठ करके अपने अपराध का संचालन कर रहे हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह हो, दाऊद इब्राहिम का गिरोह हो, छोटा शकील का गिरोह हो, इस तरीके के जो गिरोह हैं उनके ऊपर नकेल करें, कसें और उनके जो फुट सोल्जर्स हैं उनको नेस्तनाबूद करें। ये स्लीपर सेल की तरह चलते हैं, अभी सूचना संकलन कर अपने आकाओं को बताते हैं, आकाओं से निर्देश प्राप्त करते हैं और 2-4 लाख करके छोटे मोटे पेमेंट ले करके ये हत्या का प्रयास, हत्या और इस तरीके की धमकी वाले काम करते हैं। पुलिस को चाहिए कि इनको नेस्तनाबूद करने के लिए एक विशेष कार्य योजना
और अभियान चला करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। निश्चित ये संभव है। इसके पहले यूपी एटीएस और एसटीएफ ने इसमें बड़ी सफलतापूर्वक कार्रवाई की है। आपको जो स्क्रीन पर ऑडियो सुनाई दे रहा है या वीडियो दिखाया जा रहा है, ये सब गैंगस्टर हिमांशु बाहू, रोहित गोदारा, इन सब के हैं। ऑडियो दिल्ली में एक व्यापारी के धमकी देने का है, जिसमें शूटर्स गिरफ्तार भी हुए थे और मर्डर भी हुआ था। इसी तरह ये सारे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का ही हिस्सा है। यानी किसी के इंस्टाग्राम पे, किसी के फेसबुक पर ऐसे जो स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार गैंगस्टर हैं, उनसे पूछताछ में पता चला है कि ये लोग फेसबुक पर आपराधिक ग्रुपों में कई ग्रुपों में जुड़े हुए थे और वहीं से इनको डायरेक्शन मिलता था, वहीं पे इनको आदेश मिलता था, वहीं से इनको ये पता लगता था कि कहाँ से हथियार मिलेगा और वहीं से फिर इनको वारदात को अंजाम देने का काम दिया जाता था। दिल्ली के तिलक नगर में कार के शोरूम में जो गोलियां अभी हाल के दिनों में आपने देखा सुना होगा, वो गोलियां चलाई गई थी जिसमें शूटर गिरफ्तार हुआ है। वो शूटर भी अपने गैंगस्टर हिमांशु बाहू से कभी भी मिला नहीं, ऑनलाइन ही मिला है। हिमांशु बाहू का ये वीडियो है जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और अब आपको मैं बताता हूँ कि विदेशों में ऐसे कौन से गैंगस्टर बैठे हुए हैं जो करता धरता है इस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का, जिसमें आतंकवादी, गैर आतंकवादी गैंगस्टर शामिल हैं और जो एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं। तो पूरी बात जानने से पहले कुछ सवाल जरूर दिमाग में रखिएगा कि आखिर ये कौन हैं, कैसे विदेश गए और कैसे इनका काम चल रहा है और क्यों नहीं पुलिस या सरकार इन पर अंकुश लगा पा रही है। तो जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है गोल्डी बरार का। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बेहद चर्चा में आने वाला गोल्डी पहले कनाडा से ऑपरेट करता था। अंदाजा है कि आजकल वह यूएस में अपना ठिकाना बना चुका है और इसके निशाने पर दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के कारोबारी होते हैं। यह जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का खास साथी गैंगस्टर है। इसके बाद नंबर आता है कपिल सांगवान उर्फ नंदू का। यह अपना खुद का गैंग चलाता है। बताया जाता है कि इस समय यूके बेस्ड है और वहीं से अपना गैंग संचालित करता है। इसके बाद हिमांशु बाहू का, जिसका भी दिल्ली के तिलक नगर में भी नाम आया है। दिल्ली के हिमांशु बाहू पुर्तगाल में बताया जाता है और ये नवीन बाली गैंग का सदस्य है। नवीन बाली के जेल में जाने के बाद यह गैंग संचालित कर रहा है। इसके बाद अनमोल बिश्नोई का नाम तो आपने हाल ही में सुना होगा, जब सलमान खान के घर फायरिंग हुई थी, उसमें अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर कन्फेस किया था और जिम्मेवारी ली थी कि ये फायरिंग उसी ने करवाई है। इसके बाद रोहित गोदारा भी है, जो अजरबैजान में रहने का अंदाजा जिसका लगाया जाता है और यह भी लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंगस्टर है। इनके अलावा नीरज बावाना, छेनू पहलवान और आदि तो यहीं इंडिया में रहकर ही अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। खास बात यह है कि ये जो एक्सटॉर्शन रैकेट के ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के शिकार नौजुवक होते हैं, ये अपने ही गांव में अपने ही लोगों को धमकी देकर उनसे पैसा वसूलने में लगे रहते हैं। कई बार ये अपने ही लोगों को, अपने ही गांव के लोगों को या अपने ही मोहल्ले के लोगों को या अपने ही शहर के लोगों को अपनी वारदात का शिकार यानी मर्डर का शिकार बना देते हैं और इनको ये पता नहीं होता, इनको ये समझ नहीं होती कि ये लोग अपने हैं या कौन से गैर हैं। क्योंकि रेडिकलाइजेशन का असर इन पर इतना ज़्यादा होता है कि क्राइम करके बहुत सारा नाम कमाने की जो चाहत है, जो लालच है, जो चेष्टा है, वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बजाय इसके कि ये सोचने समझने की इससे हमें क्या लाभ होगा। यही नहीं, बड़ी बात ये भी है कि अभी तक जो जांचों में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जांच में यह सामने आया है, उसमें यह पता चला है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों को धमकी दे नहीं पाते और एक्सटॉर्शन नहीं कर पाते। शायद इसलिए सरकार का भी ध्यान इन पर नहीं जाता, क्योंकि अगर हाई प्रोफाइल का मामला होगा तो फिर शोरगुल मचेगा और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये लोग ऐसे लोगों को धमकी देते हैं जो आसानी से इनकी धमकी को मान लें, पुलिस में रिपोर्ट न करें। आपको बताएं कि दिल्ली में पिछले साल 125 से ज़्यादा एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हैं और ये वो हैं जो रिपोर्टेड हुए हैं। ज़्यादातर लोग रिपोर्ट नहीं करते, पैसा चुपचाप देते हैं। रिपोर्ट तो तभी होता है जब कोई फायरिंग हो जाए, जब कोई जान माल का नुकसान हो जाए, तभी रिपोर्ट होता है और तभी पुलिस को पता चलता है कि जबरन उगाही का रैकेट चल रहा है।
तो इस खतरे से अंदाज बेशक न लगा पाएं, इस खतरे का अंदाज बेशक न लगा पाएं, लेकिन जरूर सावधान रहिए। अपने आसपास पड़ोस में रहने वाले किसी भी प्रोफाइल के, चाहे वो छोटा प्रोफाइल हो बड़ा प्रोफाइल हो, नवयुवकों पर थोड़ा खास नज़र रखिए। अपने घर के बच्चों पर भी खास नज़र रखिए। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के ज़माने में वो किससे रेडिकलाइज हो रहा है और वो क्या कर बैठेगा, इसका अंदाज़ा या अनुमान रखना आपके लिए, हमारे लिए और हमारे समाज और देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।